हेलो दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में फिर से अगले वीडियो पे आ गए हैं। हम लोग पढ़ रहे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी उपभोक्ता संतुलन। उसमें हमने आपको बताया था इंडिफरेंस कर्व के बारे में यानी उदासीनता वक्र के बारे में कि वो क्या होता है। और उसके बाद हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे क्या, कीमत रेखा, जिसे बजट रेखा भी कहते हैं, प्राइस लाइन या बजट लाइन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ऐसा क्यों है, तो क्योंकि आपको जो उदासीनता वक्र और कीमत रेखा, इन दोनों को मिलाने से हमें पता चलता है कि उपभोक्ता का संतुलन बिंदु क्या है। इसलिए पहले हमने उदासीनता वक्र बताया और अब हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में कि कीमत रेखा क्या है, उसके बारे में सारे चीज को जानेंगे। तो जो भी व्यक्ति चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको इकोनॉमिक्स की वीडियो, अकाउंट्स की वीडियो और बीएसटी की वीडियो जो आप लोग के क्लास 12 में सिलेबस है वो आपको मिलता रहे, आप उससे पढ़ सके। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात होता है कि ये कीमत रेखा होता क्या है या बजट रेखा होता क्या है। बजट रेखा, जिसे बारे में यहाँ पे हमने बताया है, आप इसे कीमत रेखा भी बोल सकते हैं, दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करती है जो अपनी दी हुई आय एवं वस्तुओं की वर्तमान कीमत के आधार पर खरीद सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एक कंज्यूमर है, एक उपभोक्ता है, उसका अपना आय एक लिमिटेड होगा। जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति 30,000 कमाता है, कोई व्यक्ति 50,000 कमाता है, कोई कुछ भी कमाता है। तो एक व्यक्ति जो है वो अपने अनुसार कुछ पैसा बजट बना के लेके चलता है। ठीक है, और जब वो बजट बना के लेके चलता है यानी उसकी अपनी एक आय होती है, उस आय को जब व्यय करने जाता है, तो अगर वो दो वस्तुओं में उसे व्यय करना चाहता है तो उन दोनों वस्तुओं की दी हुई कीमत के विभिन्न संयोगों को जो व्यक्त करता है, जो लाइन, उसी लाइन को क्या कहते हैं, उसी रेखा को क्या कहते हैं, बजट रेखा या फिर कीमत रेखा कहते हैं। ये हुआ इसका परिभाषा। लेकिन इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से जानने के लिए हम लोग समझेंगे इसके तालिका को और इसके साथ साथ इसके ग्राफ को। एकदम अच्छे तरीके से आपको फिर समझ में आ जाएगा कि बजट लाइन होता है क्या है। देखिए, ये इसकी तालिका है, इसमें हमने कुछ संयोग लिखा है, EFGHIJ। संयोग का मतलब कॉम्बिनेशन, दो वस्तुओं का। दो वस्तुओं का हमने यहाँ पे नाम लिया है, कौन कौन सा। पहला है एप्पल सेब और दूसरा है बनाना केला। ये दो है। सेब जो है 4 रुपए पर पीस है, यानी एक सेब की कीमत 4 रुपए, और केले की कीमत कितनी है, 2 रुपए पर पीस, यानी एक केले की कीमत हो गया 2 रुपया। और उपभोक्ता की आय कितनी है, तो याद रखिए उपभोक्ता की आय हमने माना है 20। ठीक है, 20 रुपए में उन्हें इन दोनों का संयोग प्राप्त करना है। तो सबसे पहले ई वाला संयोग में, कॉम्बिनेशन में, पूरा पैसा हमने किस पे, सेब पे खर्च किया। तो केला खरीद पाएंगे, नहीं खरीद पाएंगे। जाहिर सी बात है, हमारे पास 20 रुपए था, हमने 5 सेब खरीद लिया, तो 5 चौके 20, पूरा हमने क्या किया, हमने पूरा सेब पे खरीद लिया। तो केला हम कहां से कर देंगे, केला तो 0 रह जाएगा। तो यहां पर इसके हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाया भी है, 5 गुणे 4 यानी 20 और 0 गुणे 2 यानी 0, 20 प्लस 0 बराबर 20। इतना रुपया हमने व्यय किया और इतना रुपया आया था। ये आय है और ये व्यय है। ठीक है, इस प्रकार से। दूसरे कॉम्बिनेशन में हमने सेब को कम किया क्योंकि हमें केला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेब को कम करेंगे। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमारे पास आय तो लिमिटेड है ना और हमें वो चीज चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने अपने सेब को कम किया। एक सेब हमने कम किया तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 सेब कर दिया। तो यहाँ पर केला बढ़ गया, क्योंकि केला 2 रुपए पर पीस है, तो इसके 2 कॉम्बिनेशन को हम खरीद पाए, मतलब 2 पीस को हमने खरीदा। ठीक है, 2 पीस को हमने खरीदा। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सेब जो है 5 से 4 हो गया, तो 4 चौके 16, और केला जो है 2 हो गया, यानी 2 दूना 4। तो यहाँ 16 प्लस 4 फिर मिला के क्या होगा, 20। यानी जैसे जैसे हम इसको घटाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, दूसरी बात हमारा क्या है, फिर इसको हमने 4 से 3 कर लिया। और जाहिर सी बात है कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो चीज ज्यादा होता है हमारा उसके लिए क्या होता है, उपयोगिता कम हो जाता है। इसीलिए हम अगले चीज पे जाना चाहते हैं। तो हम एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन की तलाश कर रहे हैं, इसीलिए देखा जा रहा है। फिर इसको यहाँ से यहाँ पे कर लिया, कम कर लिया, तो इसका जो केला है फिर मात्रा में बढ़ जाएगा। तो यहाँ से इसने एक और सेब को घटाया, यहाँ पर 2 केला और बढ़ गया। ऐसे कंडीशन में फिर उसने कितना व्यय किया, 3 गुणे 4 और 4 गुणे 2 मिला के क्या, 12 प्लस 8 बराबर 20। फिर इसी तरह यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 2 दूना 4, 6 दूना 12, 20। फिर इसी तरह 1 हो गया, 8 हो गया, 1 4 एकम 4 और उसके बाद 8 दूना 16, 20। और फिर हमने सेब को 0 रख दिया। मान लीजिए कि पूरा आप केला खरीदना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, आपने 10 केले को खरीदा, सेब 0 हो गया, तो इस हिसाब से भी 20। इस हिसाब से आप इतने कॉम्बिनेशन को पा सकते हैं।
आपके पास दी हुई मात्रा जो आय की है वो है 20 रुपए। 20 रुपए में आप इतने केले और सेब के संयोगों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरे संयोग हैं। तो अब इसी संयोगों को जो व्यक्त करने वाली लाइन होती है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं कीमत रेखा या फिर बजट लाइन। कीमत रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पूरे पूरे वस्तुओं की कीमत के आधार पर चलता है, और बजट लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो व्यक्ति के बजट को दर्शाता है कि इसी बजट है, इसी बजट मतलब उस व्यक्ति के पास यही बजट है और इस बजट में ही यही मैक्सिमम वो लाइन है, बाउंड्री है। ठीक है, अब यहां पर हम उसको ग्राफ में समझते हैं। हमने यहां पे रख दिया एप्पल, यहां पर हमने रख दिया बनाना। ठीक है, ये हो गया सेब, ये हो गया केला। हमने ग्राफ बनाया 0 1 2 3 4 5, इतना हमारे पास एप्पल था, ये एक्स एक्सिस है, और उसके बाद 2 4 6 8 10 ये हमारा वाई है जिसपे बनाना है। अब इसमें क्या है, आप पॉइंट लगाते जाइए। पहला वाला कॉम्बिनेशन यहां से उठा लेते हैं। ठीक है, 0 और 10, यानी सेब कितना है, 0 बनाना है 10, तो 0 सेब और बनाना 10, तो यहाँ पे एक पॉइंट लग गया जो इसी वाई वाले पे है। ठीक है, दूसरा 1 और 8, दूसरा जैसे ही हमने क्या किया कि सेव को 1 किया, बनाना हमारे पास कितना हो गया 8। तीसरा उसके बाद 2 और 6, तो फिर 2 और 6 पे लग गया। फिर उसके बाद 3 और 4, 3 और 4 पे लग गया। फिर 4 और 2, 4 और 2 पे लग गया, और फिर 5 और 0, 5 और 0 यानी x पे लग गया। ठीक है, ये हमारे पूरे कॉम्बिनेशन के लाइन हो गए। अब इन्हीं पूरे बिंदुओं को जब हम मैच कर दिए, ये पूरा ऐसे ऐसे जब मैच हो रहा है, तो यही मैच होने पे जो लाइन बन के आ रहा है एकदम स्ट्रेट लाइन, वो कौन सी लाइन है, इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, बजट लाइन। ठीक है, इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, बजट लाइन, क्योंकि बजट लाइन का डिफिनेशन ही हमने बताया। बजट लाइन क्या है, आपके दी हुई एक उपभोक्ता की दी हुई आय से उसको दो वस्तुओं के खरीदे गए विभिन्न प्रकार के संयोगों को व्यक्त करता है, और कौन सी कीमत, एक निश्चित कीमत पे, जो उसका मार्केट में कीमत उस समय है उस कीमत पर। ठीक है, तो ये बजट लाइन है। अब इस लाइन को देखने में बहुत सी चीजें आपको ध्यान देना है, जिसके बारे में हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। इसके महत्वपूर्ण बात, जैसे सबसे पहला, वे बंडल जिनकी लागत उपभोक्ता के मौद्रिक आय के बराबर होती है। ठीक है, यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि बजट लाइन में वही बंडल आपको शो किया जाता है जिनकी लागत उपभोक्ता की आय के बराबर है। जैसे ये देखिए, इस वाले में कितना था, जे वाले पे, जे वाले में आपका 0 था क्या, बनाना। ठीक है, इस तरह से हम लिख देते हैं 0 बनाना, और क्या था, नहीं 0 बनाना नहीं, 0 एप्पल। जे वाले में 0 एप्पल था, और क्या था, बनाना कितना था, 10। ठीक है, ये बंडल जो है आपका क्या है, ये बंडल मैक्सिमम है, क्योंकि इतना ही आपके पास आय है, इसी हिसाब से आप खर्च कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, 0 सेब खरीद सकते हैं और 10 केले को खरीद सकते हैं। दूसरा वाला बंडल आपका जो है आई वाला, वो क्या कर रहा है, उसके पास एक एप्पल है और कितना बनाना है, 8 बनाना है। ठीक है, तो ये दूसरा बंडल है, दूसरा बंडल है, आप इसी को खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद ये तीसरा बंडल है। तीसरा बंडल में आपका क्या है कि एच वाले पे 2 है, 2 सेब और उसके बाद 6 बनाना। ठीक है, ये एक हो गया। फिर हमारा उसके बाद देख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सेब और उसके बाद कितना है, 4 बनाना। इसी प्रकार से सब पे जाएगा। आपको समझ में आ गया? तो ये पूरी क्या बता रहा है, यहाँ पे लिखा है कि वे मंडल जिनकी उपभोक्ता लागत, ठीक है, जिनकी लागत उपभोक्ता के मौद्रिक आय के बराबर होती है, वही आपका बजट लाइन पे शो होता है। ठीक है, हम आगे नहीं लिखे, वही आपका बजट लाइन पे शो होता है, क्योंकि वो एक बाउंड्री है। बजट लाइन क्या, आपके बजट की बाउंड्री है, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते, आपके पास उतनी ही कीमत है। अगर आपको उसको पार करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बजट को बढ़ाना पड़ेगा, यानी आपको और आय की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है ये बात? तो ये हो गया। दूसरा इसमें क्या बता रहा है कि बजट रेखा नीचे की ओर गिरती है। एकदम बजट रेखा क्या है, ऊपर से देखिए नीचे की तरफ गिर रहा है ना, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका रीजन क्या है कि जो इन दोनों वस्तुओं के बीच में संबंध है, वो कैसा संबंध है, विपरीत संबंध। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था, फिर से समझ लीजिए। ठीक है, क्या हमने बताया था, ध्यान दीजिएगा। एक छोटा सा हम ग्राफ बना रहे हैं। ये जब भी संबंध होता है विपरीत, ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ होता है उसमें जो लाइन होता है या कर्व होता है, वो ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। जब भी एक्स और वाई एक्सिस पे, ये एक्स है ये वाई है, ये वाई हो गया ये एक्स हो गया, इन दोनों एक्सिस के बीच में जब भी विपरीत संबंध होगा, क्या चीज, विपरीत संबंध, उल्टा संबंध, तो हमारा क्या होगा, हमारा जो लाइन है या कर्व है वो क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर गिरेगा। और जब हमारा क्या होता है, सीधा संबंध होता है, जब हमारा सीधा संबंध होता है तो ये ऊपर की तरफ जाता है, ये ऊपर की तरफ जाता है। और आप देख रहे हैं सेब को जब जब घटाएंगे तभी केला बढ़ेगा, या फिर ये बोल सकते हैं जब जब केले को घटाएंगे तभी क्या होगा, तभी सेब बढ़ेगा। तो ये बात है, इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है ना, और उल्टा संबंध है, इसीलिए क्या होता है, हमारा बजट लाइन क्या होता है, नीचे की ओर गिरता है। ठीक, इसके बाद हमारा क्या है, बजट रेखा के अंदर की बिंदु आय से कम व्यय को दर्शाते हैं। एकदम सही, समझिए। यहाँ पर ये बिंदु जो डी पॉइंट है, यहाँ पर हमने डी पॉइंट लिखा है, ये कौन सी बिंदु है, आपके पास खरीदने की ताकत यहां तक है,
आपके पास खरीदने की ताकत यहाँ तक है क्योंकि आपके पास 20 रुपए है, लेकिन हमने एक बिंदु लगा दिया यहाँ पे। वैसे आप इसके अंदर कोई भी बिंदु लगाइए, वो क्या होगा, वो आय से कम व्यय को दर्शा देगा। मतलब एक उपभोक्ता के पास जितनी आय है उससे भी वो कम खर्च करके अपना काम चला रहा है। जैसे हम यहाँ पे अगर बिंदु लगाते हैं तो देखिए ये हो गया हमारा, ठीक है, ये वाला एक पॉइंट बनेगा इस तरह से। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, 3 हमारा बनाना हो जा रहा है और एक लगभग 1 के बराबर सेव हो जा रहा है। तो इस जगह पे तो 3 और बनाना और 1 सेव में आपका पूरा पैसा खर्च होगा नहीं, क्योंकि आपके पास 20 रुपए है ना, तो इस पे तो खर्च हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए ये कौन सा लाइन है, ये ऐसा पॉइंट है, ये डी वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट हुआ जिसमें आपका पूरा पैसा खर्च नहीं होगा, यानी आय से कम व्यय को दर्शाता है। तो यही हमने लिखा है कि बजट रेखा के अंदर की बिंदु आय से कम व्यय को दर्शाती है, और इस बिंदु को हम लोग कहते हैं प्राप्त संयोग। आराम से इसको प्राप्त कर सकते हैं, बहुत आराम से, क्योंकि जाहिर बात है इसके अंदर आप कोई भी संयोग ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें, वो सब आराम से कोई उपभोक्ता अपनी आय से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके पास यहां तक का कैपेसिटी है, जो लाइन है वहां तक की कैपेसिटी है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा है कि कीमत रेखा के ऊपर बाहर की ओर की बिंदु अप्राप्य संयोग को दर्शाती है। ये वाला पॉइंट जो सी वाला पॉइंट था, ठीक है, सी वाला पॉइंट कैसा है, अप्राप्त संयोग को दर्शाती है, क्योंकि कभी भी उपभोक्ता इस लाइन को क्रॉस करके नहीं पा सकता, कोई भी बिंदु को नहीं पा सकता। रीजन क्या है, 20 रुपए है और उसमें उतना चीज खरीदना है, तो आपको क्या करना है, ये उसका बाउंड्री सेट हो गया, क्योंकि कॉम्बिनेशन के हिसाब से बजट लाइन इसीलिए तो बनता ही है ताकि पता चल सके आप कहां तक अपने उपभोग को ले जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद की बिंदु क्या, अप्राप्य संयोग, जिसको आप कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास उतनी रिसोर्सेज, उतनी आय नहीं है। आपको अगर उसको पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आय को बढ़ाना होगा। तो आप देख भी सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे ऐसे बना दें तो यहां पर ये कितना हो जा रहा है, ये देखिए, यानी 3 बनाना और 10 लगभग 10 नहीं 3 सेब और 10 बनाना के बराबर। ठीक है, 3 सेब और 10 केले के बराबर ये है, तो आप खरीद सकते हैं क्या। हमने ये जो बन रहा है ये वाला पॉइंट जो है 3 सेब और 10 केला, ठीक है, इसके बराबर। आपको पता है कि 3 सेब की कीमत कितनी है, 1 सेब की कीमत 4 है, तो 3 सेब की कीमत ये होगा, और 10 केला की कीमत कितनी जगह ये। तो आप गुणा करें, 4 तिया 12, 10 दूना 20, यानी 12 और 20 कितना होगा, 32 रुपए आ रहा है। लेकिन आय कितनी है, आय हमने बताया आय 20 रुपए है, तो कभी भी 20 रुपए में 32 रुपए का चीज पा पाएंगे, एकदम नहीं पाएंगे। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अप्राप्य संयोग। कोई भी उपभोक्ता अपने बजट लाइन को क्रॉस करके बाहर की बिंदु को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास उतने संसाधन नहीं है। यही तो बाउंड्री है। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, विशेषताओं को समझेंगे। तो विशेषताएं देखिए क्या है, सबसे पहला लिखा है कि बजट रेखा नीचे की ओर गिरती है। ये बात आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। बजट रेखा जो है नीचे की ओर गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, क्योंकि उन दोनों के बीच में, सेब और केले के बीच में क्या है, आपका जो है विपरीत संबंध है। आपको जब जब सेब का उपभोग बढ़ाना होगा, आपको केले का उपभोग कम करना पड़ेगा, केला छोड़ना पड़ेगा, और जब जब आपको केले को बढ़ाना होगा आपको सेब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को बढ़ाते हुए नहीं चल सकते, क्योंकि आपके पास बजट लिमिटेड है। ठीक है, ये बात हो गया। और दूसरा क्या है, बजट रेखा एक सरल रेखा होती है। ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ये क्यों होता है, बजट रेखा एक सरल रेखा होती है, ये पूछा जा सकता है कि ऐसा क्यों है, बजट रेखा एक सरल रेखा क्यों होता है। तो इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा बात यहां पर समझना पड़ेगा। वो क्या है, वो क्या है, देखिए बजट रेखा जो सीधे सीधे आप देख भी रहे हैं कि एकदम सीधा आया है ना, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा तो है नहीं, घुमा फिरा तो है नहीं, एकदम से सीधा आया है। तो उसका क्या कारण है, तो उसका कारण है बजट रेखा का ढाल। ठीक है, उसका क्या कारण है, बजट रेखा का ढाल। जो बजट रेखा का ढाल होता है, जो ऊपर से नीचे की ओर गया है, वो एकदम सीधा क्यों जाता है, तो उसके रीजन है कि बजट रेखा ढाल का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, आप याद रखिएगा, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा ए। ठीक है, डेल्टा का मतलब चेंज होता है, यानी केले का चेंज और सेब का चेंज। आप देखेंगे कि केला को जितना छोड़ रहे हैं उतना ही सेब को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो त्यागी गई केले की मात्रा बटे में प्राप्त की गई सेब की मात्रा, यही इसका फॉर्मूला है। आप किसी भी पॉइंट से उठा के देख लीजिए, त्यागी गई केले की मात्रा बटे में प्राप्त सेब की मात्रा। तो हम देखेंगे यहां से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो त्याग कितना कर रहे हैं, यहां से हम लोग केले की मात्रा कितना क्या त्याग कर रहे हैं, 2, तो -2 त्याग कर रहे हैं, तो माइनस में हो गया। ठीक है, और उसके बाद प्राप्त कितना कर रहे हैं सेब, तो ये कितना प्राप्त कर रहे हैं 1, तो ये बजट ढाल कितना हो गया, -2। लेकिन हम लोग हमेशा देखिए, ये आता तो है नकारात्मक में, माइनस में आंसर आता है, लेकिन हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव में ही लेके चलते हैं कि वो ढाल हमेशा पॉजिटिव ही माना जाता है। ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो नकारात्मक है, लेकिन इकोनॉमिक्स में नकारात्मक नहीं माना जाता, उसको पॉजिटिव मानेंगे। यानी जो बचत रेखा ढाल कितना है, 2 है।
ठीक है, ये पहले लाइन में हम जब यहां से यहां गए, दूसरे में भी देखिए ये 2 का चेंजेस हो रहा है, ये 1 का चेंज हो रहा है, यानी इसमें भी 2 आएगा, फिर इसमें भी 2 आएगा, फिर इसमें भी 2 आएगा और फिर इसमें भी 2 आएगा। तो ये हर समय आप देखेंगे गैपिंग भी, ठीक है, यहां से यहां तक आप आए थे, फिर उसके बाद यहां से यहां तक आए थे, फिर उसके बाद यहां से यहां तक आए थे, ये सब में आप देखेंगे तो क्या होगा, ये गैपिंग देखिए, यहां पर यहां पर यहां पर, ये सब में क्या है, बराबर अनुपात में ही तो है ना, सबकी अनुपात क्या बराबर है। तो जो बजट रेखा का ढाल होता है वो बराबर अनुपात में होता है, क्योंकि कीमत की वजह से होता है। तो कीमत में आय हमारा निश्चित है और कीमत का जो अनुपात है, परिवर्तन है, वो बराबर है। इसी वजह से क्या होता है, हमारा ये सरल रेखा बनता है। जब इनके जो त्यागने वाला अनुपात वो बराबर नहीं रहता है, तब हमारा जो शेप होता है, मतलब लाइन जो होता है वो कर्व हो जाता है, यानी वो किसी शेप में बन जाता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स में, इस प्रकार से हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये सरल रेखा क्यों है, एक सीधी लाइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो त्यागी जाने वाली मात्रा है वो क्या है, हमेशा बराबर है। बजट रेखा का ढाल क्या होगा, वो 2 के बराबर है हर लाइन पर, हर पॉइंट पर, ठीक है, हर पॉइंट में क्या है, इसीलिए ये क्या होता है, सरल रेखा के रूप में आता है। समझ में आ गया सबको कि विशेषता में सबसे पहले नीचे की ओर गिरता है क्योंकि ऑपोजिट संबंध है, आपने उदासीनता वक्र में भी ये बात जाना था। और उसके बाद ये क्या सरल रेखा क्यों बनता है, क्योंकि इनका जो त्यागी जाने वाला अनुपात है वो हर पॉइंट पे बराबर बराबर है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे बजट रेखा में खिसकाव के बारे में। बजट रेखा में खिसकाव किन वजहों से होता है, तो समझ लीजिए पहले बजट रेखा क्या होता है। बजट रेखा क्या होता है कि 2 वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताता है, वो भी उनके विभिन्न कीमतों पे, जिसको आप अपनी निश्चित आय के साथ खरीद सकते हैं। तो यानी इस पे 2 चीजें प्रभावित करेगा इसको। पहला क्या, पहला आपका आय, एक उपभोक्ता की आय कितनी रहेगी उसके आधार पर बजट रेखा का खिसकाव हो सकता है। और दूसरा क्या, दूसरा वस्तुओं की कीमतें, वस्तुओं की कीमतें कैसी होंगी उसके हिसाब से भी बजट रेखा में खिसकाव हो सकता है। तो हमने बजट रेखा में खिसकाव के लिए पूरा पॉइंट आपके सामने रखा हुआ है। सबसे पहला हमने लिखा है कि उपभोक्ता की आय। देखिए मान लीजिए कि ये मेन बजट रेखा है, एक समय आपके पास उपभोक्ता के पास कुछ आय था, उसके वजह से उसने बनाना और एप्पल यानी केला और सेब का विभिन्न संयोगों को खरीदा हुआ था। एक बजट लाइन बन चुका है, जिसको प्राइस लाइन भी कहते हैं, ये बन चुका है। लेकिन अगर हमारा आय में परिवर्तन होता है, आय में परिवर्तन का मतलब या तो आय क्या होगा, या तो आय में कमी होगा, ठीक है, या तो आय में कमी होगा, और या फिर क्या होगा, आय में वृद्धि होगा। यही 2 चीज हो सकता है परिवर्तन में। ये बात तो समझ में आ रहा है। तो एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। अगर आय में कमी होगा तो आपका जो बजट है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, यानी आपके पास जो है वस्तुओं को खरीदने की क्षमता कम हो जाएगा। इससे क्या होता है, बजट लाइन जो होता है नीचे की तरफ खिसक जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, ऐसे बजट लाइन बन जाता है अगर आय में कमी हो गया। क्यों, क्योंकि आपका बजट क्या है, आपका बजट कम हो गया। तो ऐसे कंडीशन में आय में कमी क्या हो जाता है, आय में कमी से बजट लाइन जो होता है, बजट रेखा, वो क्या हो रहा है, किस साइड आ रहा है, बाएं ओर, बाएं ओर घिसक जाती है, बाएं ओर खिसक जाती है, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा, अगर आय बढ़ जाएगा तो आय बढ़ जाएगा तो आपको हमने बताया था जो अप्राप्त संयोग होता है उसको पाने के लिए क्या सिस्टम हमने बताया था कि अपनी आय को बढ़ा लीजिए। तो सीधी सी बात है, आय बढ़ेगा तो बजट लाइन क्या होगा आपका, वो भी ऊपर की तरफ चला जाएगा, वो भी खिसक जाएगा। ये देखिए एकदम सीधा होना चाहिए, हमारा थोड़ा मोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन वो ऊपर चला जाएगा। तो आपका आय में वृद्धि होते ही आपका बजट बढ़ जाएगा, यानी आप वस्तुओं की मात्रा को ज्यादा खरीद सकेंगे। आय कम होने पे वस्तुओं की मात्रा को कम खरीद सकते थे, यानी इस जगह पे आप आ सकते थे। और आय जब ज्यादा हो जाएगा तो वस्तुओं की मात्रा आप क्या कर सकते हैं, आप जो है और ज्यादा खरीद सकते हैं, यानी इस जगह पे आ सकते हैं, ठीक है। तो यानी क्या होगा, इससे क्या होगा, बजट रेखा किधर जा रहा है, दाएं ओर, बजट रेखा दाएं ओर खिसक जाती है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत आराम से, कोई बड़ा चीज तो नहीं है। आय कम होगा तो क्या होगा, आपने वस्तुओं की मात्रा कम कर लेंगे, बजट रेखा नीचे आ जाएगा। आय ज्यादा होगा, वस्तुओं की मात्रा बढ़ा सकते हैं, तो बजट आपका बढ़ जाता है, बजट रेखा ऊपर चला जाता है। इसमें बजट में कमी, एक में बजट में वृद्धि हो जाता है। दूसरी बात आता है वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। तो कीमत में परिवर्तन 3 प्रकार से हो सकता है, एकदम नॉर्मल सी बात है। वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन 3 प्रकार से होता है। पहला परिवर्तन, दोनों वस्तु की कीमत बदल जाए, दोनों वस्तुओं की कीमत बदल जाए, पहला बात हो गया। दूसरा परिवर्तन, किसी एक वस्तु की कीमत बदले, लेकिन एक वस्तु की कीमत में मान लीजिए पहले बनाना का, मान लीजिए पहले सेब का कीमत परिवर्तित हो गया, फिर मान लीजिए पहले उसके बाद जो है केले की कीमत में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से आपका हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमने यहाँ पे लिखा है कीमतों में परिवर्तन। तो पहला पॉइंट हम बना रहे हैं दोनों वस्तुओं की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, दोनों वस्तुओं की कीमतों में, दोनों वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन।
तो ऐसे कंडीशन में समझिए, अब दोनों वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन क्या होगा। ऐसा हो सकता है कि क्या हो, हमारा दोनों वस्तु का कीमत बढ़ जाए, और ये हो सकता है दोनों वस्तुओं की कीमत घट जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों वस्तुओं की कीमत बढ़ेगा, क्या होगा आपके पास, अगर किसी आप जितना आपके पास आय था 20 रुपया था, उसमें ये सारी चीजों को खरीद रहे थे, अगर दोनों वस्तु की कीमत बढ़ जाता है तो उस 20 रुपए में आप वो दोनों वस्तुओं को उस प्रकार से नहीं खरीद पाएंगे जैसे 20 रुपए में खरीद रहे थे। अगर कीमत बढ़ जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वस्तुओं की मात्रा को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास बजट तो कम है ना, आपके पास पैसा कम है लेकिन कीमत बढ़ गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, बजट लाइन नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि वस्तुओं को हमने क्या किया, कम कर लिया। तो यही वाला पॉइंट बनेगा, अगर दोनों वस्तुओं की कीमतों में क्या होगा परिवर्तन में, पहला क्या होगा, कीमत बढ़ने पर, पहला हम क्या बता रहे हैं, कीमत बढ़ने पर क्या कंडीशन उत्पन्न होगा, सेम टू सेम यही जो आय में कमी में होता है, क्योंकि कीमत बढ़ते ही आपकी आय कम महसूस होने लगेगी। अगर दोनों वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है आपकी आय कम महसूस होने लगी। तो सिंपल सी बात है, जैसे आय में कमी का जो इफेक्ट पड़ता है वही वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर भी इफेक्ट होगा। ठीक है, दूसरी बात है कीमत घटने पर आपको क्या लगेगा कि हाँ आपकी आय एक प्रकार से बढ़ गई है, क्योंकि आपके पास अब वस्तुओं को ज्यादा खरीदने की क्षमता आ जाएगा, क्योंकि दोनों वस्तुओं की कीमत क्या हो जाएगा, घट गया है। तो कीमत घटने पर सेम वैसा ही फर्क पड़ेगा जैसे आय में वृद्धि पे पड़ा था। आय में वृद्धि से क्या होता था, आप ज्यादा वस्तु को खरीद सकते थे, अब वस्तुओं की कीमत घट जाएगा तब भी आप क्या कर पाएंगे, उस प्रकार से ज्यादा वस्तुओं को खरीद पाएंगे। तो आपकी बजट जो है, बजट रेखा ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी दाईं ओर खिसक जाएगा, तो वृद्धि वाला महसूस होगा। समझ में आ गया। इसके बाद आता है, अगर मान लीजिए केवल एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, तो ऐसे हम छोटा सा ग्राफ बना के समझा दे रहे हैं। ये देखिए बहुत छोटा सा बना रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो जाता है तो मान लीजिए पहले बजट लाइन ये है, दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा बना रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है हमारे बोर्ड पे। ठीक है, तो बात क्लियर है। चलिए हम यहां पे बना देते हैं। ये बजट लाइन है हमारा पहला। अगर लिखा है केवल एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन, एक्स वाले वस्तु के एक्स अक्ष कौन सा होगा, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है। अगर बोला है कि केवल एक्स अक्ष के वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, तो आप सीधी सी बात है, यानी ये वाई वाला अपने जगह पर रहेगा, वाई वाले को बदलना नहीं है, वाई तो वैसे ही बना रहेगा, लेकिन ये एक्स वाला इधर या उधर घसकेगा। सीधी सी बात है, एक्स वाली वस्तु को कम या अधिक करना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर एक्स अक्ष की वस्तु की कीमत में परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं, तो मान लीजिए कि पहला क्या करें, कीमत बढ़ने पर। अगर हम देखें, पहला हम देख लेते हैं कीमत बढ़ने पर, तो सीधी सी बात है आप क्या करेंगे, उस वस्तु की मात्रा को कम कर देंगे। ये बात तो समझ में आ रहा है ना। जिस भी वस्तु की कीमत बढ़ेगी आप क्या करेंगे, उस वस्तु की मात्रा को कम कर देंगे। तो जैसे ही कीमत बढ़ जाएगा एक्स वाले को, तो आपका जो बजट लाइन है वो ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस वस्तु की मात्रा को आपको कम खरीदना पड़ रहा है। तो पहला मूल बिंदु है आपका, ये बी वाला पॉइंट, ये बी वाला पॉइंट तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो ए वाला पॉइंट है वो आपका खिसकेगा और खिसक के ए से कहां चला जाएगा, A1 पे चला जाएगा। बात क्लियर है, क्योंकि आपका इसकी मात्रा को कम खरीदना पड़ेगा, एकदम सीधी सी बात है। और इसी का उल्टा, अगर कीमत घट जाएगा, कीमत घट जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, अब आपका क्या होगा, इस ए वाले की मात्रा को आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपका क्या है, ये सस्ता पड़ रहा है, तो आप ज्यादा खरीद सकते हैं। तो इस समय बजट लाइन क्या हो जाएगा, इस तरह से चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से चला जाएगा, तो A2 तक चला जाएगा। अगर कीमत क्या होगा, कीमत घट जाएगा, तो किसका, एक्स अक्ष यानी एप्पल की, ठीक है। यहां पर हमने एक सेब रख लिया, यहां पर हमने बनाना रख लिया यानी केला रख लिया, ठीक है। बात क्लियर है। तो ऐसे करके आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया एक्स अक्ष वाला। अब देखिए, अब हम सीखने जा रहे हैं कि वाई अक्ष की वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर क्या होगा, ठीक है। तो वाई अक्ष की वस्तु पे कीमत में जब परिवर्तन होगा तो आपको फिर से छोटा सा ही बना के हमको बताना पड़ेगा, क्योंकि जगह नहीं है। तो देखिए, कीमत बढ़ने पर क्या होगा, हम एक यहाँ पर छोटा सा बना दे रहे हैं, देखिए कैसे बनेगा। अगर ये हमारा मान लीजिए कि मेन लाइन है, बजट लाइन का ये मेन लाइन अगर हम बना दिए, तो जैसे ही ये हमारा वाई अक्ष होता है, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये तो पता है, ठीक है। ये बी पॉइंट पहले का है और ये ए पॉइंट पहले का है। तो आप खुद सोचिए, केवल वाई बढ़ेगा, यानी ए वाला जो है आपका एक्स अक्ष वाला, वो वस्तु उसी जगह पे टिका रहेगा, उस जगह से परिवर्तन नहीं होगा, उसका मूल बिंदु वहीं पर रहेगा। तो जैसे ही वाई का कीमत बढ़ेगा तो आप वाई को ज्यादा कर देंगे कि कम कर देंगे, सीधी सी बात है। जब वाई की कीमत बढ़ जाएगा, वाई वाली वस्तु यानी मान लीजिए बनाना का, क्योंकि हमने वाई को बनाना माना है,
तो y की अगर कीमत बढ़ेगा तो आप उसको कम कर देंगे, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या हो जाएगा, ऐसे कंडीशन में वो कम खरीदा जाएगा, ठीक है। तो उसका ये ग्राफ बन जाएगा। बात क्लियर है, इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा। और उसके बाद अगर उसकी कीमत क्या हो जाएगा, उसकी कीमत घट जाएगा, अगर कीमत घट जाएगा, अगर कीमत घट जाएगा तो भी आप समझ सकते हैं, फिर क्या होगा, आप उसकी मात्रा को ज्यादा कर देंगे तो उसका क्या ग्राफ बन जाएगा, इस प्रकार से ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो यही चीज है, जैसे हमने ये बनाया था ना, सेम यही चीज उल्टा बनेगा, मतलब यहां पर अब ऐसे ही रह जाएगा और उल्टा ऊपर अगर कीमत क्या होगा, कीमत बढ़ेगा तो कम खरीदेंगे, यहां तक जाएगा, अगर कीमत बढ़ेगा तो यहां तक जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये एक सिंपल सा बात हो गया हमारा क्या, इसके खिसकाव के बारे में, किसके, बजट रेखा के। बजट रेखा का खिसकाव इसी इतने ही प्रकार से हो सकता है। तो आपका आज की वीडियो में बजट रेखा पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा और कोई बड़ी पॉइंट नहीं बचा है, और आपके बुक में जितना है वो सारा चीज कवर हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन के लिए बजट रेखा और इससे पहले जो उदासीनता वक्र था, इन दोनों को हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं। तो जहां पे ये दोनों मिलते हैं, ठीक है, जहां पर उदासीनता वक्र बजट रेखा को टच करता है वही होता है उपभोक्ता संतुलन बिंदु। तो उसके जरिए हम लोग पढ़ेंगे, ये दोनों को समझने के बाद ही उसको समझ सकते हैं। तो आपको फिर हम इसके बाद वाले वीडियो में वो बताएंगे और उपभोक्ता संतुलन बिंदु अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो बात को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। इकोनॉमिक्स की क्लास इसी प्रकार से आपको मिलता रहेगा, धीरे धीरे कंप्लीट होता रहेगा, और हाँ, एग्जाम से पहले पूरी तरह से कंप्लीट होगा, इस बात की गारंटी है। तो बस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगता है। और अगर आपको थोड़ा मोड़ा कुछ प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को, उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू, बाय।